मैं मीनाक्षी, हिंदी अध्यापिका, सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिया पहलवान में हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हिंदी विषय के इस पीरियड में हम हिंदी विषय के वर्णमाला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वर्णमाला हमारा ये कार्यक्रम नई उड़ान के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कोरोना में फंसे हुए बच्चों के लिए एक सुविधा पूर्वक उनके घर तक पहुंचाने का एक विषय का साधन है। इसके द्वारा हमारी ये कोशिश है कि कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ये विषय उपयोगी साबित हो। तो सबसे पहले हम वर्णमाला में बात करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि वर्णमाला को हम बड़े आराम से, बड़े साधारण से ढंग में लेते हैं, लेकिन जो वर्णमाला है वो इतनी साधारण नहीं है, क्योंकि हमारे शब्दों का चयन जो है वो वर्णमाला से ही शुरू होता है। अगर हमें वर्णमाला और मात्रा का पूर्ण ज्ञान है तो हमारी हिंदी भाषा के सुधार में इतना सुधार आएगा कि उसमें कोई अद्वितीय सुधार आने की संभावना संपूर्ण है। वर्णमाला यानी भाषा। भाषा जो है हमारी, हम जिसमें अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा में हम बोलचाल के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रार्थना सभा में अध्यापक के द्वारा दिए गए विचार या मुख्य अध्यापिका के द्वारा दिए गए विचार। लेकिन जो लिखित भाषा है उसमें हमारी पुस्तकें और अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर किया गया कार्य है। जब भाषा को हम लिखित रूप में लेकर आते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। वो जो चिन्ह हैं वो हमारी भाषा का लिखित रूप निर्धारित करते हैं। हिंदी की वर्णमाला में दो हिस्से हैं। हिंदी की वर्णमाला के दो भाग हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जो है वो हमारे पास 11, जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ओ, औ, री, अं, अ, ये हमारे स्वर हैं। लेकिन इनमें स्वर केवल ऊपर वाले 11 स्वर हैं। हमारे पास स्वरों की संख्या है 11, और जो ये अंग और अह हैं ये हमारे अयोगवार हैं। अयोगवार में अंग जो है ये अनुस्वार के रूप में जाना जाता है और अह जो है विसर्ग के रूप में जाना जाता है। इन दोनों का प्रयोग मूल रूप से संस्कृत भाषा में होता है। व्याकरण का निर्माता पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत में सर्वप्रथम व्याकरण लिखी, और हमारी हिंदी की जो व्याकरण है वो संस्कृत की व्याकरण से ही आई हुई है। इसलिए हमारी व्याकरण के ऊपर, हमारी वर्णमाला के ऊपर संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये अनुस्वार और ये विसर्ग, इन दोनों का प्रयोग मूल रूप से संस्कृत भाषा में होता है। आगत ध्वनियां, जब से हमारी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है तब से ये आ के रूप में आगत ध्वनि को हमने इस्तेमाल किया है। इसका कारण यह है कि कई शब्द, जैसे कॉलेज शब्द है, कॉलेज, इसको अंग्रेजी में कॉलेज का उच्चारण किया जाता है, तो इसको उसी रूप में देने के लिए हम इसको कॉलेज का रूप देते हैं। उसी तरह हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, यहाँ पे इन अंग्रेजी शब्दों को हिंदी रूपांतर देने के लिए इस आगत ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक अनुनासिक ध्वनि है हमारे पास, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। संस्कृत के शब्द जो हैं उनको तत्सम, और हिंदी के जो शब्द हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। 9वीं कक्षा में ये तत्सम और तद्भव शब्द करवाए जाते हैं, तो ये तत्सम और तद्भव शब्द है। तो अब हम अपनी हिंदी की वर्णमाला के ऊपर आते हैं। वर्णमाला में हमने 11 वर्ण लिए थे, अ से लेकर री तक। तो इसमें वर्ण के स्वर जो हैं, स्वर आगे 3 प्रकार के हैं। स्वर 3 प्रकार के हैं। इनमें है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जब हमने संस्कृत से व्याकरण को हिंदी में रूपांतरित किया तब उस समय हमने प्लुत स्वर की आवश्यकता को ना समझते हुए ज्यादा इसको हिंदी के व्याकरण में हमने इसको नहीं किया।
लेकिन ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर में आते हैं हमारे पास 4 स्वर हैं, अ, ई, उ और री। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनको एक झटके से ध्वनि बाहर निकालती है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। वो ही हमारे पास 4 है। दीर्घ स्वर, इन चारों को छोड़कर बाकी जितने हैं वो सब दीर्घ स्वर हैं, आ, उ, ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर है। लेकिन अगर हम इन दीर्घ स्वरों को भी देखें तो हमारी आगे आने वाली संधि जो है 10वीं कक्षा की, वो इन दीर्घ स्वरों पर निर्भर करती है। अब दीर्घ स्वरों का निर्माण कैसे होता है? देखिए, एक तरह के 2 स्वर, ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। उसी तरह ई में ई मिलाया तो ई बना, उसी तरह ऊ में ऊ मिलाया तो ऊ बना। ये हमारे पास 3 दीर्घ स्वर के एक रूप आते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो स्वर बचते हैं ए, आई, ओ और ओ, इन चारों का निर्माण हम संधि के रूप में अगर देखें स्वरों को तो एक विभिन्न रूप से होता है। जैसे इसको हम कहेंगे गुण, गुण का अर्थ है, गुण स्वर है ये, गुण स्वर का अर्थ है कि जो 2 विभिन्न स्वरों से मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे अ में ई मिलाया, अब इसका उच्चारण कीजिए, दोनों को अलग अलग बोलना है, ऐ, ऐ बना तो हमारे पास ऐ आ गया। उसी तरह अ में ऊ मिलाया तो औ बन गया। ठीक है, ये हमारे गुण स्वर है। गुण स्वरों के बाद अब आते हैं वृद्धि। वृद्धि यानी बढ़ जाना। वृद्धि, जो स्वर बने हैं इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि होना, उनको हम वृद्धि कहेंगे। अ में अ या आ दोनों कोई भी स्वर लेकर हम ए मिलाएंगे तो ऐ बन जाएगा, और अ या आ लेकर अगर हम ओ मिलाएंगे तो औ बन जाएगा। अब आप इनका उच्चारण देखिए जरा ध्यान से, अ और ई दोनों ह्रस्व स्वर हैं, इससे एक नए गुण का स्वर का निर्माण हो रहा है, ऐ, औ, आओ, औ, आई, आए, आए और आओ, औ, ये औ हमारा बन गया। ये हमारे स्वर इस प्रकार बनते हैं। ये हमारे स्वरों का जो स्वरूप है, ये आगे चल के 10वीं कक्षा में जब हम स्वर संधि करते हैं तो स्वर संधि में हमें दीर्घ स्वर, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यम और अयादि करनी होती है, जिसमें से ये 3 जो स्वर हैं ये हमारे स्वरों से निकलकर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन, व्यंजन हमारे पास ये है। आमतौर पर हम सिर्फ सीखने तक के लिए भाषा का है, मूल रूप से हमें कई बार बड़े होने के बाद ये व्यंजन हमें याद नहीं होते। अगर एक सांस में किसी को कहें कि चलो एक ही पंक्ति पूरी बोल के दिखाओ, मेरे ख्याल में आजकल कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो पूरी रूप से इसे बोल सकता हो। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को कम से कम अपनी मातृभाषा जो है, मातृभाषा को पूरी इसको तैयार होनी चाहिए। अब ये देखिए व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं क, ख, ग, घ, अं। इसका उच्चारण हम करेंगे अं, इसको अं, थोड़ा बोलना है अं। च, छ, ज, झ, ञ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अं। अण के बाद ये ड़ और अढ़ है, इसके नीचे बिंदी है, इन दोनों को हम कहते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनि, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी भाषा मूल रूप से संस्कृत से आई है। संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में सिर्फ इन शब्दों अक्षरों का प्रयोग होता है। उसके बाद है त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये जो 5-5 वर्ग के 5 पंक्तियां यानी 25 स्वर, 25 वर्ण हैं, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये है स्पर्श व्यंजन। इसमें हमारे मुंह से, मुंह में क्या चीजें हैं हमारे, कंठ, जीभ, तालु, दांत और होंठ। तो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क जो है वो कंठ ध्वनि है, अंत तक जितने हैं आप बोलकर देखिए, आवाज ध्वनि कंठ से निकलती है। उसके बाद जो च है, जीभा जो है दांतों को छूती है। ट में जीभा गोल होकर तालवे पर जा लगती है।
और प में दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। त में जीवा दांतों को छूते हुए त, थ, द, ध और न का उच्चारण करती है। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हमारे पास अगले 4 व्यंजन है य, र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारे अंदर से निकलती है। आप यहाँ पे हाथ रख के देखिए, य, र, ल, व, इनका उच्चारण अंदर से होता है। ये श, श, स, ये 4 व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। आप इनका उच्चारण कीजिए, अपने हाथ आगे रखे हथेली, श, श, स, ह। ध्वनि आवाज जो मुंह में से निकलने वाली हवा है वो थोड़ी गर्म होकर आपको महसूस होती है। उसके पश्चात हमारे पास है क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये है हमारे मिश्र व्यंजन या इनको कह लीजिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब ये किन किन स्वरों को, किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं? क, जमा, श, श। ये श बना, त जमा र, त्र, न्य जमा ज, य बना और श जमा र, श्र। ये हमारे पास व्यंजन है हमारे मिश्र व्यंजन। एक होते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जो एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग किया जाता है। जैसे पत्ता, इसको हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन। जैसे सम्मान, जैसे सज्जन, ये द्वित्व व्यंजन है। एक ही व्यंजन का जब 2 बार प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ संयोग होते हैं, कुछ संयोग होते हैं। संयोग में वर्णमाला के पहले और दूसरे वर्ण का आपस में संयोग होता है। देखिए ये 5 हैं, इनके 5 का संयोग होता है। जैसे हम शब्द लिखते हैं कोई, मक्खी, ये संयोग है। मच्छर, च और छ, ये संयोग होते हैं। इसके पश्चात अब आते हैं हम शब्द निर्माण पर। हमने आगे पढ़े हैं शब्द। अब शब्द कैसे बनते हैं? हमारे पास स्वर जो है ये मात्राओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्वर जो है मात्राओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों में से मात्राएं जो निकलती हैं वो है, देखिए अ स्वर जो है वो हर व्यंजन में विद्यमान होता है। उसके बाद आ की मात्रा इ, उ, ए, ओ, औ, ये मात्राएं हमारे पास होती हैं। सिर्फ मात्रा ओ। अब इसके साथ 12 खड़ी का निर्माण करने के लिए हम यहाँ से कोई एक व्यंजन ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ से प व्यंजन ले लेते हैं, पा, पी, पी, पू, पे, पै, ओ और ओ। तो इस तरह हम सभी व्यंजनों को ये मात्राएं लगाकर 12 खड़ी का निर्माण कर सकते हैं। 12 खड़ी यानी 12 मात्राओं का प्रयोग। तो ये 12 मात्राएं हैं। अब जो ये ली है, इसका जो स्वरूप है वो प के पीछे ऐसे, जैसे हमें पृष्ठ शब्द लिखना है, पृष्ठ, तो ये ली के रूप में इसका इस प्रकार प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ण है र। र वर्ण जो है, व्यंजन जो है, उस व्यंजन को अगर हम ध्यान से देखें तो उस व्यंजन में कुछ विभिन्न चीजें आती हैं। जैसे ये र जो है, इसके कई रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे र के रूप जो हैं
साधारण रूप है ये, साधारण। साधारण में ये र का प्रयोग है। कहीं इसका रेफ प्रयोग होता है जो ऊपर जाता है, जैसे कर्म, इसका उच्चारण देखिए कर्म। और एक इसका रूप होता है पदेन, पदेन में क्रम। अब ये हमारे पास छठी से लेकर 8वीं तक ये होता है कि रेफ में र आधा है या पदेन में र पूरा है। इस चीज के लिए बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो र में सर पे बैठा है वो र आधा है, और पदेन यानी जो पैर में बैठा है वो र पूरा है। इसको याद करने का यही तरीका है कि पदेन से पैर, पैर से पूरा, और रेफ जो है वो आधा होगा। जब हमारे पूरे का ज्ञान हो गया तो आधे का ज्ञान हमें अपने आप आराम से हो सकता है। तो इसके पश्चात र का जो स्वरूप है उसको ऊ की मात्रा लगाना भी थोड़ा अलग से लगानी पड़ती है। जैसे र में ऊ की मात्रा, एक ऊ है और एक ऊ है। अब इसके स्वरूप को देखिए, र को जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसको मात्रा को हमने सिर्फ इस तरह का रूप देखा, जैसे रुपया, रुमाल। अब बड़े ऊ की मात्रा लगानी है इसको, तो इसको गोल करके ऐसे, जैसे रूप नगर, रूपनगर। तो ये र का जो प्रयोग है ऊ के साथ मात्रा लगाने का, इसको इस तरह मात्रा लगाई जाती है। आमतौर पर बच्चे इसको ऐसे और ऐसे मात्रा लगाते हैं, इसका स्वरूप गलत है। उसी प्रकार एक हमारे पास ट वर्ग है। ट वर्ग में भी जो र की ऊ की मात्रा है, र की, उसको भी लगाने का एक तरीका होता है। जो पैर में जो र लगाना है, पैर में यानी पदेन र जो है, पदेन र जो है वो इस रूप में पड़ता है। अब हमारे पास ट, ठ, ड, ध, ये जो 4 व्यंजन हैं, इन 4 व्यंजनों को हम आधा करेंगे तो ही इनके साथ र पैर में लग सकता है। आधा करने के लिए हमें इन्हें हलंत, ये हमें इनको हलंत लगाना पड़ता है। हलंत का अर्थ होता है कि ट में से अ की ध्वनि निकल गई है, अब ये ट बन गया है। अब इसको अ लिखा है तो इसको हलंत लगाने के पश्चात इसको हलंत थोड़ा सा यहाँ पे लगा देंगे। हलंत लगाने के बाद अब र लगाना है तो ये हमारे पास र है, ये हलंत है। तो ट्रक, जो हलंत होता है वो थोड़ा छोटा लगाया जाता है, और र की जो मात्रा, र का जो स्वरूप इसमें हमने दिखाया है वो थोड़ा बड़ा लगा दिया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि ये नीचे जो डाला गया है इसकी र की ध्वनि आ रही है। इसको ट्रक, जैसे उष्ट, उष्ट यानी ऊंट, ऊंट, ऊंट। तो इस तरह ये र का प्रयोग जो है इस वर्ग में हम इसको हलंत लगाने के पश्चात करते हैं। अब कर्म और क्रम, इसके स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। अब इसमें सबसे पहले क है, क को हलंत और अब ये क बन गया। अब इसमें रस रेफ है तो र रेफ कौन सा था? आधा। आधे र को हमने यूं लेकर इसमें अ की ध्वनि नहीं देनी। अगर हम अ की ध्वनि देते हैं तो वो पूरा हो जाता है, इसलिए अ की ध्वनि छोड़कर हमने म और अ की ध्वनि देके इसको पूरा कर दिया। ये हमारे पास पूरा है, ये हमारे पास पूरा है, ये क है, ये म है। अब इसमें आधा र जो है वो ऊपर म के ऊपर जाके हमारा कर्म बन जाता है। अब अगर हम क्रम लेते हैं, क्रम में क आधा है हमारा क, और इसमें र पूरा है अ, म और अ। अब इनके वर्ण विच्छेदों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे र आधा है, यहाँ पे क आधा है। इस प्रकार हमें र का प्रयोग सही ढंग से हम कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरा ये जो विषय है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस सब के लिए और आगे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।